हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। एंड आज हमारी वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो है। वो क्या है? क्योंकि आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की वीडियो एंड जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिगर और स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने रिक्वेस्ट करी कि मैम फिगर ऑफ स्पीच को समझा दीजिए। फिगर ऑफ स्पीच को देखिए बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसे अलंकार। आपने पढ़ा होगा ना अलंकार के बारे में, हिंदी में, हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा। इसी तरीके से सेम इंग्लिश में उनको बोला जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज हमें इंग्लिश में जो है वो यही पढ़ना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हम बस इसलिए ही करते हैं अगर हमें अपनी बात को थोड़ा सा इम्प्रेसिव वे में कहना है, मतलब बहुत एक सुंदर तरीके से किसी को बताना है अपनी बात को, तो हम अपनी बात में फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्टली किसी को कुछ कह दो, एक होता है कि बहुत ही इस तरीके से बोलना सामने वाले को हमारी बात बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। उसके लिए हम बस थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों को अच्छा शो करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर ये किस में यूज़ होता है? पोइट्री में यूज़ होता है ज़्यादातर फिगर ऑफ स्पीच को, क्योंकि पोएट्री को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना कि वो सामने वाले को अगर वो पढ़ रहा है तो उसे इंटरेस्टिंग लगे। तो ज़्यादातर पोएट्री में इसका यूज़ किया जाता है। तो अब ये तो बात हो गई कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है एंड उसमें आपको कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए जाते हैं एंड पूछा जाता है कि भाई इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो वहाँ पे हमें उसका टाइप बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास है सिमली। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिमली पढ़ते हैं, नॉट स्माइल। ओके, ये होता है सिमली। हिंदी में बोले तो उपमा अलंकार। ठीक है, मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है कि अगर आप कंपेयर करना चाहो हिंदी से कर सकते हो, वैसे आप इंग्लिश में ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए सिमली में क्या होता है, हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। आपको ये वाला वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना है। सिमली सिमिलर से मत याद रखना, सिमिलर नहीं होगा। यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगी। अब वो दो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं, कोई इवेंट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिमली की एक पहचान होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल पेन से लिखा है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिमली अगर फिगर ऑफ स्पीच है तो उनमें ये वाले वर्ड्स हमेशा लगे होंगे, लाइक, सच एज, जस्ट एज या फिर सो। ये वर्ड ध्यान रख लेना, माइंड में फिक्स कर लेना। अगर सिमली की पहचान करनी है तो सेंटेंसेस में ये सारे वर्ड ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो हम उसके लिए इन वर्ड्स का जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक देखिए आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट देखिए क्या है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आया है ना, यहाँ पे एज आ गया। ठीक है, मुझे कैसा फील हो रहा है, क्लाउड की तरह लोनली लग रहा है। क्लाउड की तरह, हिंदी में यहाँ पर क्या है, तरह। जब हम किसी की तरह मतलब किसी की कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं करते, उसको किसी के साथ कंपेयर करके उसकी कंपैरिजन करते हैं। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको। जैसे आपने किसी को बोला कि तुम बहुत मधुर गाती हो, आपने तो यहाँ पे बोल दिया सिंपल, लेकिन इसी को ही थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए आपने क्या बोल दिया, तुम कोयल की तरह मधुर गाती हो। यहाँ पे अपने चीज़ों को जो एक्सप्रेस किया है ना, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिए, तो इससे क्या हो गया, सामने वाले को हमारी बात और भी ज़्यादा अच्छी लगी। अब यहाँ पे हमने कोयल की तरह तरह का यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज़ किया, उपमा अलंकार। ठीक है, यानी सिमली। सेकंड देखिए, द ग्लो ऑफ हिज फेस एज ब्राइट एज सनशाइन। यहाँ पे एज का यूज़ हो रहा है, यानी जो उसके फेस का ग्लो है वो बिल्कुल सनशाइन, जो सनशाइन होती है उसकी तरह है, इतना ग्लो है उसके फेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन इन दोनों की कर रहे हैं, बट उसके लिए हमने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया। तो ध्यान रखना है आपको सिमिली में कंपैरिजन, एक तो ये ध्यान रखना, और ये वाले वर्ड मस्ट हैं, आपको ये ध्यान रहेगा। तो आप सेंटेंस में अगर ये वर्ड आपको दिख रहे हैं तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं सोचना, बस क्या लगाना है, सिमली लगा देना। ठीक है, अब देखो, अब इसकी तरह एक और है जिसका नाम है मेटाफोर। जैसे हम बोलते हैं रूपक अलंकार। मेटाफोर और सिमली में क्या डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमली। यहाँ पे क्या है, एक अस्पष्ट सिमली होती है। कंपैरिजन यहाँ पर हम करते हैं, लेकिन कैसी,
डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम लाइक सच एज जस्ट एज का यूज़ सिमली में कर रहे थे, यहाँ पे इनका यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये है दोनों में बिल्कुल फ़र्क। अगर आपका जैसे मैंने वही बोला, अगर लाइक एज ये सारी चीज़ें लिखी होंगी तो सिमली लगाना, क्योंकि कंपैरिजन दोनों में होता है, मेटाफोर में भी होता है, सिमली में भी होता है। लेकिन मेटाफोर में तो डायरेक्ट हम बोल देते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था ना कि वह मधुर गाती है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट बोल दिया। लेकिन अगर हमने बोला कि कोयल की तरह मधुर गाती है, हमने इन वर्ड्स का यूज़ किया कंपैरिजन के लिए, तो वो सिमली होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारा दिल बिल्कुल सोने की तरह है। मतलब यहाँ पर हम उसके दिल को क्या बोल रहे हैं, सोना बोल रहे हैं। कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। ये नहीं बोला कि यू हैव अ हार्ट लाइक ऑफ गोल्ड, सोने की तरह, ये नहीं बोला है। अगर सोने की तरह बोल दिया होता तो हम इसको सिमली लगा के आते। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। सेकंड देखिए, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज है। हमने उसको डायरेक्ट बोला है, वो रेगिस्तान का जहाज है की तरह नहीं बोला। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारी बहादुरी शेर की तरह है, या फिर तुम शेर की तरह बहादुर हो। शेर की तरह, कंपैरिजन तो शेर से कर रहे हैं बट शेर की तरह बोल दिया तो सिमली। अगर हमने ये बोला कि तुम शेर हो तो डायरेक्ट हमने उसको शेर बना दिया, अब ये तो क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक दोनों में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। अब आप चीज़ों को समझ में आ गई होगी कि सिमली क्या होता है एंड मेटाफोर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत ही आसान है। देखिए, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण मतलब क्या होता है, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, मतलब जिसमें जीवन नहीं होता, या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं या थॉट्स होते हैं, हम उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो लिविंग बींग्स हो, जैसे वो सजीव हो। मतलब हम निर्जीव वस्तुओं को भी इस तरीके से हम उनसे बातचीत करते हैं या फिर उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारे सामने जिंदा खड़े हों। इसी ही बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण करना, किसी का मानव की तरह उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे लव इज़ ब्लाइंड। अब एक बात बताओ, ब्लाइंड तो कोई इंसान ही हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई लिविंग बीइंग्स ही हो सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे तो हमने प्यार को बोल दिया कि प्यार अंधा है। प्यार क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है प्यार। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़े होंगे, जब नाउन हमने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ग्रामर में नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लव को ब्लाइंड बोल दिया। प्यार अंधा नहीं होता, लेकिन हमने लव को एक ऐसा इंसान मान लिया कि वो कोई इंसान है और वो अंधा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। अगला देखिए, द सन इज स्माइल्ड, यहीं पे ख़त्म सेंटेंस। अब एक बात बताओ, सूरज थोड़ी ना हंसेगा, लेकिन हमने सूरज को ऐसा मान लिया कि वो मुस्कुरा रहा है और चेस कर रहा है, कहाँ से, गुस्से वाले क्लाउड से। अब क्लाउड गुस्से वाले थोड़ी ना होते हैं, गुस्सा तो इंसान को आता है, हंसता तो इंसान है। लेकिन यहाँ पर हमने लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को क्या मान लिया, लिविंग थिंग्स मान लिया, यानी उनको सजीव मानकर हम उनको इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये तो इजी था, आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखिए क्या है, एपोस्ट्रोफे, यानी यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, संबोधन इसको। अब इसमें और पर्सोनिफिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड्रेस का मतलब होता है पुकारना या फिर बुलाना। किसी डेड पर्सन को या लाइफलेस थिंग्स को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, उनको पुकारते हैं। लेकिन यही बात तो हम वहाँ पे भी कर रहे थे। देखिए, वहाँ पे हम पुकार नहीं रहे थे, वहाँ पे तो हम क्या बोल रहे थे, सन मुस्कुरा रहा है, तो सन को पुकार थोड़ी ना रही हो, सिंपल आप उसके बारे में बता रही हो, उसको मानव की तरह ट्रीट कर रही हो। लेकिन एपोस्ट्रोफे में आप क्या करते हो, संबोधन करते हो उसको, मतलब इस तरीके से बोलते हो जैसे आप उसको पुकार रहे हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, ओ डेथ वेयर इज़ योर स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंक। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं डंक। यहाँ पे क्या बोला गया है, ओ डेथ। ओ मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेथ को पुकार रहे हो। डेथ क्या चीज़ होती है, डेथ हमारी लाइफ लाइन थिंग आप बोल सकते हो, या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बोल सकते हो। वेयर इज़ योर डंक, तुम्हारा डंक कहाँ पे है, यहाँ पे आप डेथ को पुकार रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपोस्ट्रोफे का साइन अगर मिल रहा है आपको
तो डायरेक्ट आप अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाना, ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाई डोंट यू इवन वर्क यू स्टूपिड कंप्यूटर। अब यहाँ पे तुम उस कंप्यूटर से बात कर रहे हो, तुम उस कंप्यूटर, अब तो भाई क्या मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, हैंग हो रहा है, आप बोलते ना क्या है यार चल क्यों नहीं रहा है, चल ना, इस तरीके से आप यहाँ पे बोल रहे हो कि अरे स्टूपिड कंप्यूटर तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। यहाँ पे आप किसी लाइफलेस थिंग्स के साथ क्या कर रही हो, उसको एड्रेस कर रहे हो, उसको पुकार रहे हो, उसको कुछ ना कुछ बोल रहे हो, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी में और पर्सोनिफिकेशन में फ़र्क यही होता है, अपोस्ट्रोफी में आप किसी को एड्रेस करते हो, लेकिन पर्सोनिफिकेशन में आप एड्रेस नहीं करते हो, आप बस उसको मानव की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है, क्लियर है दोनों। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोल, मतलब अतिशयोक्ति। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर बोल, देखिए नाम में पता चल जाएगा, बोल मतलब यहाँ पे बोलना, हाइपर मतलब ज़्यादा। आप किसी चीज़ के बारे में ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो। यहाँ पे वही है कि आप थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, मतलब कभी कभी आप चीज़ों के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो, कभी इतना उसको बेकार बोल दोगे, कभी बहुत ही अच्छा बोल दोगे, कभी बहुत ही बुरा बोल दोगे। मतलब जो चीज़ जैसी है उसके बारे में आप वैसा नहीं बोल के उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो, या फिर उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार बोल देते हो, इसे बोलते हैं हाइपरबोल। एग्जाम्पल देखिए क्या है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम अबाउट दिस। ये तो बहुत बार यूज़ होता है, भाई कोई भी बात होती है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपने कुछ गलती कर दी, तो टीचर बोलता है कि यार मैंने 1000 बार तुम्हें बता दिया, तुम्हें तब भी समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, टीचर ने गिना है कि उसने 1000 बार बता दिया, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। भाई कोई इंसान आपको या तो एक बार बता देगा, या चलो माना हसीयत 10 बार बता देगा, लेकिन 1000 बार थोड़ी ना कोई एक चीज़ को बताएगा। तो यहाँ पे हमने एक बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बोल दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, माई ब्रदर इज़ टॉलर देन द कुतुब मीनार। भाई कुतुब मीनार से भी बड़ा हो गया उसका भाई, जाओ भाई उसके भाई को लेके जाओ, भाई वो तो क्या बोल देते हैं भाई 7 वंडर्स में एक आ जाएगा वो तो, क्योंकि भाई कुतुब मीनार से लंबा इंसान तो आज तक कभी हुआ नहीं। तो इतना हमने बढ़ा के बोल दिया अपनी बात को, ठीक है उसका भाई लंबा होगा, काफ़ी लंबा है, लेकिन उसने अपनी बात को इतना बढ़ा दिया कि भाई वो तो कुतुब मीनार से भी बड़ा है। तो यहाँ पर हमने अपनी बात को जैसी थी वैसा नहीं बोला, उसको बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसलिए कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगी, हाइपरबोल। ये सबसे आसान है एंड सबसे इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। ये तो आप सेंटेंस पढ़ के इजीली इसको समझ सकते हो, ठीक है। लास्ट में मैं कुछ सेंटेंस आपको दूंगी, वहाँ पे आप समझना, देखिए वहाँ पे आप समझ लोगे क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑक्सीमोरॉन। इसको ध्यान से समझना, बिकॉज एक और इसके साथ आएगा जो दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब वही है कि कोई चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होंगी एक दूसरे से। यहाँ पे क्या है, अ स्पीच इन विच 2 वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि 2 वर्ड एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से अलग मतलब ऑपोजिट मीनिंग शो करती हैं। जैसे लाइफ इज़ बिटर स्वीट, बिटर मीन्स होता है कड़वा और स्वीट का मीन्स होता है मीठा। तो यहाँ पे दोनों वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि लाइफ बिटर भी है, कड़वी भी है और उसके साथ साथ मीठी भी है। तो जब 2 वर्ड, ये ध्यान से पढ़ना, 2 वर्ड बोल रही हूँ मैं बार बार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है और सीक्रेट भी है। भाई अब एक बात बताओ, कोई चीज़ ओपन है, खुली है, तो वो सीक्रेट कैसे हो सकती है। तो ये दोनों वर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का अलग मतलब ऑपोजिट मीनिंग शो कर रहे हैं। तो जहाँ पे 2 वर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट मीनिंग शो करेंगे वो कहलाएगा ऑक्सीमोरन। अब जरा अगला पे आ जाओ, देखो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी विरोधाभास होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती है। वहाँ पे क्या हो रहा था, 2 वर्ड कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही आपको क्या करेगी, कॉन्ट्रडिक्ट करेगी और रीडर को मजबूर कर देगी सोचने पे। जैसे कि यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब एक बात बताओ, क्या बोला जा रहा है कि भाई तुम मनी सेव करो, लेकिन कैसे, बाय स्पेंडिंग इट, उसे खर्च भी कर दो।
एक तरफ तुम कह रहे हो कि मनी को सेव करो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि उसे स्पेंड यानी खर्च कर दो, तो फिर मनी को सेव कैसे करोगे? तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये वर्ड अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी तो पैराडॉक्स होगा, लेकिन अगर दो वर्ड आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो कौन सा होगा? जो मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट देखिए, हियर इज़ द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। यहाँ पे रूल्स भी हैं और इन रूल्स को इग्नोर भी करना है। भाई धीरे सी साफ साफ आप ये भी बोल सकते थे कि भाई जो रूल्स हैं उनको मानना नहीं है, लेकिन आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दी दो सेंटेंसेस को कि रूल्स भी हैं लेकिन रूल्स को इग्नोर भी करना है। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट क्या हो रही है? कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, और इसे ही हम बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। अब दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा ना? आई थिंक अब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन, जिसे हम अनुप्रास कहते हैं। एलिट्रेशन बहुत इजी होता है, जिसमें जो फर्स्ट जो लेटर होता है ना उन सबकी साउंड सेम होती है, जिसे हम बोलते हैं टंग ट्विस्टर। भाई टंग ट्विस्टर आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो चाचा चाचा यहाँ पे बार बार रिपीट होता है, तो इसे ही हम टंग ट्विस्टर बोल देते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में होता है तो उसे हम एलिट्रेशन बोल दिया हमने बस। जैसे कि लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, सेंटेंस का मतलब भी होना चाहिए कुछ। यहाँ पे देखिए एल 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 बार बार रिपीट हो रहा है ना। सो अगर कोई भी लेटर, कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट होती है तो वो एलिट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? शीप शुड स्लीप इन अ शेड। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया? एस बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। ये तो सिंपल सा था, ये तो आप समझ लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है पन। पन होता है श्लेष अलंकार। श्लेष में आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ड तो होता है लेकिन उसके मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं अलग अलग। यहाँ पे क्या होता है? इट इज़ एन ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स, मतलब शब्दों का एक खेल है ये, जिसमें उस शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से सॉर्ट ऑफ जोक हम इसे कह सकते हो इंग्लिश में, और रीडर मजबूर हो जाता है बहुत ज़्यादा डीपली थिंक करने में कि भाई इसका मतलब ये होगा या वो होगा, क्योंकि एक ही शब्द के मतलब ही दो निकल रहे हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है? एन एम्बेसडर अ मैन हु लीव्स अब्रॉड फॉर द गुड्स ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? बाहर रहते हैं कंट्री से। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एम्बेसडर वो मैन होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो अब्रॉड में रहते हैं हमारी कंट्री के गुड्स के लिए। एक बात बताओ, अब भाई अब्रॉड में रहते तो हमारी कंट्री के गुड्स के लिए रहेंगे, उनकी कंट्री के लिए काम कर रहेंगे। अब यहाँ पे गुड्स अगर आप देखो तो गुड्स के भी दो मीनिंग आ गए। एक होता है गुड्स जो हम उसको कहते हैं ना सामान वगैरह को, उसको भी गुड्स बोलते हैं, एंड दूसरा गुड अच्छे में भी आता है। अब भाई आप समझोगे कि कौन सा यहाँ पे गुड्स होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। भाई यही है पन यहाँ पर, ठीक है। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? पायलट हैव ईजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। एक बात बताओ, क्लाउड पायलट्स पता है प्लेन उड़ाते हैं, तो भाई जो क्लाउड्स होते हैं बादल, क्लाउड का मतलब बादल भी होता है, लेकिन एक और क्लाउड होता है जो आपकी स्टोरेज होती है ना, जैसे आपकी कोई फाइल्स होती है वो क्लाउड स्टोरेज में जाके सेव हो जाती है, वहाँ पे वो स्टोर रहती है, तो एक क्लाउड वो भी होता है। अब ये नहीं पता कि पायलट के पास कौन सा इजी एक्सेस होता है, कौन से वाले क्लाउड की बात हो रही है, यहाँ पे बादल की बात हो रही है या फिर फ़ोन वाले क्लाउड की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको बहुत ही डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। इसे ही बोला जाता है पन। क्लियर है? आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं। तो क्लियर, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी के साथ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए अगला देखिए। अगला हमारे पास है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपोइया क्या होता है? ध्वनि सूचक। मतलब सिंपल क्या है यहाँ पर कि आपसे अगर कोई वर्ड है वो क्या इमिटेट करता है? नेचुरल साउंड को, किसी भी चीज़ की वहाँ से साउंड को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंपली आप उसे क्या बोलोगे? ओनोमैटोपोइया। एग्जाम्पल देखिए क्या है? द बजिंग बी फ्लू अवे। एक बात बताओ, बी की साउंड ही तो होती है बज, ऐसे करके बी साउंड करता है ना, तो यहाँ पे उसकी साउंड के बारे में ही बात हो रही है, तो सीधे सीधे क्या होगा? साउंड की अगर बात हो रही होगी तो ओनोमैटोपोइया। नेक्स्ट है द स्नेक स्लीथर्ड एंड हिस्ड। अब स्नेक की साउंड यहाँ पे दे रखी है, स्नेक जो है उसकी साउंड क्या होती है? हिस्ड होती है। तो अगर यहाँ पर साउंड की बात हो रही है तो सिंपली आप क्या लगा दोगे? ओनोमैटोपोइया लगा दोगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब जितने हमने पढ़े उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। जैसे फर्स्ट देखिए क्या है? ही इज़ क्लियरली कन्फ्यूज्ड इन हिज डिसीजन।
अब एक बात बताओ, वो क्लियर भी है पूरे तरीके से और कंफ्यूज भी है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे दो वर्ड एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, दो सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहे हैं, दो वर्ड कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक कौन सा होगा बताइए, आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा। तो सिंपली यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे दो वर्ड आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट मीनिंग दिखाएंगे तो उसे हम ऑक्सीमोरोन कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे दो स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, चलिए सेकंड पे आइए। आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायन, हमारे जो सैनिक हैं वो जो है वो लायन की तरह, क्योंकि यहाँ पे एज का यूज़ हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एज का यूज़ हो जाएगा कंपैरिजन करने के लिए तो सिंपल आप क्या लगा के आ जाओगे, सिमली लगाओगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। ये तो सिंपल था। चलिए अगला देखिए, द रिवर इज ब्लड फ्लोट्स इन द बैटल फील्ड, मतलब जब युद्ध हो रहा था, जब बैटल चल रही थी तो खून की नदियाँ बह गई। एक बात बताओ, ठीक है बैटल में खून तो सैनिकों का बहता है, लेकिन खून की नदी थोड़ी ना बह जाती है। मतलब हम अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाइपर बोल हो जाएगा। हाइपर बोल होता है ना जब हम अपनी बातों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपर बोल। ठीक है, थर्ड क्लियर है। चलिए फोर्थ देखिए क्या है, आई क्लोज्ड माई आईज सो दैट आई कैन सी। एक बात बताओ, जब आप अपनी आंखें बंद कर दोगे तो देखोगे कैसे। एक सेंटेंस क्या है, आई क्लोज माई आईज, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, आई कैन सी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई ना। आप अपनी आंखें बंद करके कोई चीज़ देख लोगे, नहीं देख सकती हो ना। तो जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट होती हैं तो वो क्या होता है, पैराडॉक्स होता है। आप चीज़ें समझ में आई कि फर्स्ट वाला हमारा ऑक्सीमोरोन क्यों था, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे थे। ठीक है, चलिए अगला, अ हॉर्स इज़ वेरी स्टेबल एनिमल। देखिए हॉर्स जो है बहुत स्टेबल एनिमल है। स्टेबल के दो मतलब होते हैं, एक स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पे घोड़ा रहता है, और दूसरा स्टेबल का मतलब क्या होता है ना, कहते हैं ना स्टेबल है, बिल्कुल एकदम फिक्स है, एकदम दृढ़ है, या फिर आप उसे दृढ़ कह सकते हो, फिक्स कह सकते हो, उसे भी हम कहते हैं मजबूत बोल सकते हो। स्टेबल मजबूत है। तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्टेबल यूज़ हो रहा है। अब भाई एक से ज़्यादा जो मीनिंग आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पन हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, कम ऑन ट्राउजर्स यू हैव टू फिट मी। एक बात बताओ, तुम ट्राउजर से बात कर रही हो, तुम उसको क्या करो, एड्रेस करो, उसको पुकार रहे हो। ठीक है, कि चलो भाई ट्राउज़र अब मुझे आ भी जाओ, फिट भी हो जाओ। अब देखो संबोधन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपोस्ट्रोफे, ज़रूरी नहीं है कि उसमें इस तरीके का साइन आपको लगा हुआ है। आपको समझना पड़ेगा क्या अपोस्ट्रोफे है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखिए कम ऑन ट्राउजर्स, आप उस ट्राउज़र को पुकार रहे हो, उससे बात कर रहे हो कि चलो अब मुझे फिट भी हो जाओ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। ठीक है, अपोस्ट्रोफी। ओके, यही आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो आज की हमारी ये वीडियो जो थी वो यहीं पे समाप्त होती है। आई थिंक वीडियो क्लियरली आप सभी को अच्छी लगी होगी एंड सारी फिगर स्पीच आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। एंड जिनको भी मैं समझाना चाहती थी आई थिंक उनको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।